नमस्कार, मेरा नाम डीके सिंह है। जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव की तैयारी चल रही है। या 3 चरणों में चुनाव होना है, जैसा आप जानते हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, और 4 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन हालात को इतना सामान्य बनाने में कि आज चुनाव हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वो हमारे साथ हैं। श्री मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नमस्कार। वेलकम टू द प्रिंस सर। थैंक यू। 4 साल आपके भी कार्यकाल यहाँ पे हो गए। जी। अब 10 साल बाद फाइनली जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा चुनाव करवा रहे हैं आप। मिशन एकम्प्लिश्ड? नहीं, मैं थोड़ा इसमें संशोधन करना चाहता हूँ डीके सिंह जी। एक तो ये जो नैरेटिव है कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, ये गलत है। 2014 में चुनाव हुआ था, कायदे से 2019 में होने चाहिए थे। 18 में जो सरकार उस समय थी जम्मू कश्मीर में, अल्पमत में आ गई और सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लगा। तो कायदे से आप कहिए तो 19 में जो होना था वो 24 में हो रहा है। जी। दूसरी बात कि 5 अगस्त 2019 को देश की संसद में एक ऐतिहासिक बिल पारित हुआ। आर्टिकल 370 और 35A को देश की संसद ने एब्रोगेट कर दिया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो जम्मू कश्मीर का बना, उसमें असेंबली सीट्स की संख्या जम्मू कश्मीर की 83 से बढ़कर 90 हो गई। मैंने 7 न्यू असेंबली सेगमेंट्स बनाए गए। मुझे लगता है कि इस बात को सबको ध्यान में रखना चाहिए। ये असेंबली सेगमेंट जो 7 नए बने, इनकी बाउंड्री कौन डिसाइड करता है? बिना डिलिमिटेशन के वो काम नहीं हो सकता था, और इसलिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन बना। 2022 में उसने अपना काम पूरा किया। तो ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 10 साल बाद चुनाव, ये मैं समझता हूं कि इसमें ये अर्ध सत्य है। लोकसभा के चुनाव के समय हो सकता था, लेकिन सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में फोर्सेस की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव कराएंगे। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं जून महीने में, 35 साल में सबसे ज्यादा मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। 58% से ज्यादा मतदान ओवरऑल हुआ जेएनके में, और अगर मैं वैली की बात करूं तो 50.6%, जो स्वयं में एक रिकॉर्ड है। इससे 2 इन्फ्रेंस आप निकाल सकते। एक कि वैली के लोगों ने भी जमहूरियत में, लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ कहानी कही जाती है, कोई खलीक साहब हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर के। तो ये बड़ा मशहूर है, पार्लियामेंट की डिबेट में, आप पार्लियामेंट कवर करते हैं, जरूर सुना होगा आपने कि यहाँ 2 तरह के एमएलए होते थे। एक खलीक साहब के एमएलए होते थे, एक जनता के एमएलए होते थे। तो मैं आपको ये बात भी कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष हुए। सर, ये समझ में नहीं, खलीक साहब के एमएलए और बाकी एमएलए, इसका क्या मतलब है? अब कभी अरुण जेटली जी का एक भाषण सुनिएगा, उन्होंने ये कहा था, खलीक साहब यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, अगर आप से वो प्रसन्न नहीं है तो आप किसी पार्टी के उम्मीदवार हो, आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते थे। तो कई लोग ऐसे ही एमएलए हो जाते थे, तो वो खलीक साहब के एमएलए होते थे। और कुछ लोग जनता द्वारा चुन के आते थे, वो जनता के एमएलए होते थे। और कई बार आरोप लगे हैं यहाँ तो चुनाव को लेकर के, और अगर आपने पीछे थोड़ा ध्यान दिया होगा तो यहाँ लोग दोहराते हैं कि साहब पहली बार मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री बने तब लोगों ने स्वच्छ मतदान देखा था, उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार बनी तब स्वच्छ मतदान हुआ। इधर तो पूरी तरह से हो ही रहा है। ये आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन हुआ, इनका जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया 2019 के बाद, ऐसे एक माहौल चला लोगों में, ये था कि पता नहीं जम्मू एंड कश्मीर में क्या भूचाल आ जाएगा, पूरा अशांति फैल जाएगी। 5 साल बाद इतना सामान्य स्थिति कि आप चुनाव करवा रहे हैं। आप 5 में 4 साल आप अपने पूरा चल पूरे रहे हो हैं। गए। कैसे ये किया गया? ये चेंज कैसे लाया? मैं अगर पिछले 5 वर्ष को मैं देखता हूं तो ये 5 साल
शांति, समृद्धि और विकास के युग के नाते याद किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोशिश हुई है कि खासतौर से जो समाज के सभी वर्गों का डेवलपमेंट हो, सर्वस्पर्शी विकास हो, समावेशी विकास हो और बिना किसी भेदभाव के हो। और मुझे संतोष है कि काफी हद तक उसमें हमें सफलता मिली। वो दिन इतिहास के कहे जा रहे हैं कि जब यहाँ पत्थरबाजी होती थी, हड़ताल होती थी पड़ोसी के इशारे पर, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, बिजनेस बंद, ट्रैफिक बंद, वो पिछले 4 साल में किसी ने देखा ही नहीं। ये भी होता है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था। जम्मू कश्मीर के हमारे जो सहयोगी थे प्रशासन में, उनका भी बड़ा सहयोग रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो, रूल ऑफ लॉ कायम हो, ये एक मूल रूप से विषय रहा जिसके कारण ये सफलता मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी इस मसले में बड़ा योगदान है। कड़ी अभी मेहनत। करीब जैसे एक मुख्यमंत्री होते, आप डेली हर एक डिस्ट्रिक्ट में घूमते रहे हैं लगातार। वो एक विशेष परिस्थिति थी, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। ये सही है कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के कारण कई जिलों में डीडीसी के चेयरमैन, मेंबर, बीडीसी चेयरमैन हो गए थे, लेकिन लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई थी कि जिलों में जाना, जिले के नीचे तक जाना, लोगों से मिलना, ये मेरी आदत में शुमार हो गया था। और उससे जमीनी हकीकत का भी पता लगता था, क्योंकि एक पक्षीय तस्वीर अगर आप देखते हैं जो आपको बताई जाती है, तो मैं समझता हूँ कि सुनहरी तस्वीर पेश की जाती है। जमीन पर वास्तव में वो है कि नहीं, वो सामान्य आदमी ही बताता है। तो एक तालमेल बैठाने की कोशिश की गई थी और मुझे लगता है कि अच्छी दिशा में पिछले 4-5 वर्षों में हम लोगों ने काम किया है। अच्छा, मैं जानता हूं कि आप राजनीति पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरी चीज़ में पूछा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में बात हुई कि हम पावर में आएंगे तो 370 को वापस ले आएंगे, मतलब स्पेशल स्टेटस, 35A वाला फिर से वापस आ जाएगा, 1 लाख नौकरियां दे देंगे, पता नहीं कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे। तो मैं उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे मैं आपसे नहीं टिप्पणी चाह रहा हूँ, पर जनरली क्या ये चीज़ें अब लोग अभी केयर करते हैं इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे कि 370 वापस है, या फिर अब लोग उससे आगे चले गए हैं, अब बाकी देखिए, चीज़ें देखना है? मुझे लगता है कि अब 2 बात खास तौर से जिम्मेदार लोगों को समझने की है। 370 और 35A अब ये भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। केवल संसद ने इसे निरस्त किया है ऐसा नहीं है, देश की सर्वोच्च अदालत की वैधानिक मुहर भी इस पर लग गई। तो मुझे लगता है कि खास तौर से जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठेंगे या जो लोग रहे हैं, उनको इन मसलों पर सोच समझ करके बयान देना चाहिए। कई तरह की बातें हो रही हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कई बातें कही, जहां इसको जस्टिफाई किया, वहीं इलेक्शन के लिए निर्देश भी दिया था। वो जो आपने डेट बताई 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव हो रहे हैं। अगर इस पूरे सीक्वेंस को आप देखें तो 5 अगस्त 2019 को जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया, चीजें उसी सीक्वेंस में चल रही हैं। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन असेंबली इलेक्शन, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि बिना डिलिमिटेशन के कैसे बाउंड्री तय होती, और डिलिमिटेशन इटसेल्फ इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। हर जिले पे जाना, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करना, असेंबली चुनाव भी हो जाएगा, स्टेटहुड अप्रोप्रिएट टाइम पर वो भी मिल जाएगा। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे 21 जून के योगा डे में, यहाँ 20 की शाम को एक यूथ का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा भी कि चुनाव जल्द होने जा रहे हैं और जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से इन बातों को बार बार कहते हैं और अपनी सुविधा से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या करते हैं। और मुझे लगता है कि ये चलन बन गया है
काफ़ी जम्मू में जो एक टेरर अटैक्स काफ़ी हो रहे हैं कुछ दिनों से, इसमें चारों तरफ एक काफ़ी चिंता का, बाकी देश में जिनसे बात करें आप, सब लोग देख रहे हैं कि जम्मू में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बताएंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? जी, मैं थोड़ा आपका ध्यान उसके पीछे की ओर ले जाऊंगा। जब 5 अगस्त 2019 हुआ, या जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, या जब मैं यहाँ आया, तो उस समय चुनौती कश्मीर की थी। और उस समय नहीं थी, लंबे समय से 30-35 सालों से कश्मीर की एक चुनौती थी देश के सामने। भारत सरकार का भी और हमारे प्रशासन का भी मुख्य ध्यान कश्मीर वैली पर था कि यहाँ से आतंकवाद कैसे खत्म किया जाए। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि कितने टेररिस्ट मारे गए, सिविलियन किलिंग्स कितनी हुई, फोर्सेस के जवान कितने मारे गए, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं बड़े संतोष के साथ कि इन फिगर्स को आप देखेंगे तो ड्रास्टिकली इसमें गिरावट आई है। दूसरा, लगभग लोकल रिक्रूटमेंट जीरो हो गया है, लगभग जीरो हो गया। जो भी टेररिस्ट मिलेगा आपको वो एफटी होगा, फॉरेन टेररिस्ट होगा। जिन तंजीमों का नाम आप जानते हैं, उन किसी के पास तंजीम चलाने के लिए कोई बड़ा कमांडर बचा नहीं। तो फोर्सेस ने बहुत सराहनीय काम किया, एक विधिवत स्ट्रेटजी बनी थी। और मैं बार बार कहता हूं कि पूरे आतंकवाद के इकोसिस्टम को कैसे खत्म किया जाए, ये रणनीति के तहत काम किया गया। और शांति, बार बार मैं दोहराता हूं, खरीदी नहीं जा सकती, शांति स्थापित करनी पड़ती है अगर आप अस्थायी रूप से शांति बहाल करना चाहते हैं। तो उसमें हमें काफी सफलता मिली। आप जानते हैं कि हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान। जिसको बराबर दर्द है। अब लोकसभा चुनाव में इतना मतदान हो जाए, ये वो पचा नहीं सकता। G20 की मीटिंग हो जाए, मैंने पहली बार आज़ादी के बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट यहाँ हुआ था और बड़ा सक्सेसफुली हुआ, वो पचा नहीं सकता। उसके इंटरनल हालात ऐसे हैं कि लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए उसे आवश्यक रूप से ये दिखता है कि यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस करें। वो पिछले 1.5-2 साल से कोशिश कर रहा है जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने की। आपको ध्यान होगा 2 साल पहले रजौरी पुंछ में सेना के वाहन पर हमला हुआ था, वो कोशिश हो रही थी। जम्मू रीजन में 15-16 साल से मोटे तौर पर मिलिटेंसी जीरो हो गई थी, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में घटनाएं कई हुई। अच्छा, जहां भी शांति हो जाती है तो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट विड्रा होता है। अपर रीचेज पर, हायर रीचेज पर जहां फोर्सेस थी वो कुछ विड्रा की गई, उसका उसने लाभ उठाया। और ये सच है कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, हमारे पास भी सूचना है, हमारी इंटेलिजेंसीज ने भी सूचना दी है। और वो सभी फॉरेन टेररिस्ट हैं, वेल ट्रेंड हैं, उनके पास नाइट विजन कैमरा भी है, अल्ट्रा मॉडर्न आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी हैं। फिर से फोर्सेस अपनी जगह पर डिप्लॉय हो जाए, पर्याप्त संख्या हो जाए, पर्टिकुलरली हायर रीचेज पर, इस योजना पर काम शुरू हो गया है। काफी हद तक लोग पहुंच गए हैं, कुछ दिनों में और पहुंच जाएंगे। जम्मू में एडवांटेज मैं एक चीज का देखता हूं कि जम्मू के लोग, वहां के जो नागरिक हैं, वो आतंकवाद और आतंकवादियों को प्रश्रय नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार फोर्सेस का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हो गया स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पर, टोपोग्राफी वहां की बड़ी टफ है इस कश्मीर की तुलना में, खासतौर से डोडा हो, किश्तवाड़ हो, उधमपुर के अपर रीचेज हो, या कठुआ का कुछ हिस्सा हो, रियासी का कुछ हिस्सा हो, रजौरी पुंछ हो। लेकिन मुझे भरोसा है सिक्योरिटी फोर्सेस पर, आर्मी पर, जेके पुलिस पर, इस आतंकवाद के फन को निश्चित रूप से कुचला जाएगा और पड़ोसी की मनसा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। ये ग्रुप कौन है? लश्कर तैयबा कहा जाता है कि एलईटी का एक रजिस्टर्ड। ये नए नए नाम बदलते रहते हैं, मूलतः यही है ग्रुप, लेकिन कभी ये कश्मीर टाइगर्स हो जाते हैं तो कभी कुछ बन जाते हैं, लेकिन मुख्यतः यही 2 लोग हैं। और इतने ट्रेंड है, ये कैसे दिखाता है? मतलब गोरिल्ला वॉरफेयर की तरह से इस तरह कंडक्ट करते हैं ये अपना टेरर ऑपरेशंस। एक तो नाइट विजन कैमरा सामान्य रूप से जम्मू कश्मीर पुलिस के पास बहुत कम संख्या में थी, अब एमएचए ने दिया है। जो उनके पास एम्यूनिशंस बरामद हो रहे हैं उससे पता चल रहा है, और जिस तरह से पिछली घटनाएं हुई हैं
उसने भी इस बात का संकेत दिया कि ये बाकायदे ट्रेन करके, और मुझे तो लगता है कि वो इनको आर्मी और आईएसआई ने बाकायदे प्रशिक्षित करके भेजा है। अब जब चुनाव हो रहे हैं तो फिर अब पाकिस्तान फैक्टर फिर से होगा, जो आप कह रहे हैं काफ़ी कोशिशें होंगी, इसको आपने फैक्टर इन किया है 3 फेज के चुनाव में? जी, इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखा गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो गए थे, उस तरह विधानसभा चुनाव भी हम संपन्न करा लेंगे। मैं 2019 में आया था, फिर मैं जब आप एलजी होके आए तब भी आया था यहाँ पे, जो काफ़ी यहाँ पे चिंताएं थी कि यूथ यहाँ का जो है काफ़ी गुस्से में है, ये क्रॉस कर जाएगा, वे सारे उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अब आप जैसे कह रहे हैं कि लोकल रिक्रूटमेंट जीरो हो गया है, ये कैसे हुआ है? एक तो मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास हुआ, भेदभाव नहीं हुआ। दूसरा, उनको ये भरोसा हो गया कि मैंने रूल ऑफ लॉ की बात करी कि यहाँ न्याय नहीं होगा। ये विश्वास आम आदमी में भी था, नौजवान में भी था। कई लोग कहते हैं कि साहब बेरोजगारी बहुत है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ कि लगभग 42,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नौजवानों को दी गई हैं पिछले 4 साल पिछले 4 वर्ष में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भी नियुक्ति पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि ये नियुक्ति गलत हुई है। एक बार ध्यान में आया था, एग्जाम हमने कैंसिल कराया, सीबीआई की जांच शुरू हो गई, जो दोषी थे वो सजा पा रहे हैं, और ऑनलाइन छोड़ करके हमने पुराने वाले सिस्टम से एग्जाम करा दिया। वो सब ट्रेनिंग हो गई सब इंस्पेक्टर्स की। अभी सिपाहियों की भर्ती 4,000 निकाली है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर हमने बड़ा फोकस किया। भारत सरकार की जो रोजगार की योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की, या जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो रोजगार की योजनाएं हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बड़ी संख्या में, मुझे लगता है 7.5-8 लाख लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने में हमें सफलता मिली है डिफरेंट स्कीम्स में। मिशन यूथ करके एक नया डिपार्टमेंट ही बनाया, 9 लाख महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया, और फाइनेंस जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में उनका बड़ा भारी योगदान है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को आप लीजिए तो मोटे तौर पर 2100 करोड़ का बजट यहाँ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का रहता है। हमने पिछले साल एक HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बनाया, क्योंकि मैं मानता हूं कि 13 लाख फैमिलीज हैं जम्मू कश्मीर की जो सीधे खेती और इससे जुड़ी हुई हैं। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, डेयरी, फिशरीज, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं। उसमें 2,62,000 फैमिलीज हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं। उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है, देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के साथ, यहाँ हमारी 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी अफसरों के साथ 3-4 दिन के गहन मनन चिंतन के बाद 29 प्रोजेक्ट हमने डिजाइन किए। 1 साल से ज्यादा हो गया, उसका लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैं आपको छोटी घटना बताता हूँ। अभी पैडी का कल्टीवेशन जब शुरू हुआ, धान की रोपाई, मैं अनंतनाग गया था। वहां 2 नौजवान मिले, एक नौजवान एक नवयुवती। मंच पर बुलाया गया उसको। उसने कहा साहब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं काम करता था, मैं रिजाइन करके HADP की 3 प्रोजेक्ट लेकर के मैं काम कर रहा हूँ, और जितनी सैलरी मैं पाता था उसकी 1.5 गुना सैलरी अपने 6 एम्प्लॉइज को दे रहा हूँ। एक दूसरी लड़की थी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट किया था, उसने कहा साहब मैंने भी सब नौकरी पेशा छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि सोच समझ करके बनाया गया है और इसका लाभ मिल रहा है। इससे भी रोजगार के अवसर, एग्री इंटरप्रेन्योर और जम्मू कश्मीर की जरूरतें, जैसे हार्टिकल्चर में सेब 2/3 एप्पल यहीं पैदा होता है, ये 1 साल बीत गया, 4 साल बाद 2.5 गुना हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर की GDP को एग्रीकल्चर सेक्टर का जो योगदान है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट हमारी कमेटी का है कि 2 गुना से बढ़ेगा। मैं आपको कह रहा हूं कि 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोटे तौर पर यहाँ आज़ादी से लेकर 2021 तक कुल 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था प्राइवेट सेक्टर में। आज 7,000 करोड़
के काम खत्म हो गए, ऑपरेशनल हो गए। 20,000 करोड़ के काम चल रहे हैं, जिसमें 10,000 करोड़ ये का काम वैली में वैली में भी है, जम्मू रीजन में भी है। जम्मू रीजन में, वैली में भी है। यहाँ भी JSW का प्लांट चालू होने जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन की संख्या हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यहीं के लोग लगाए। हर होटल वाले ने एक नया होटल बना लिया। टूरिज्म इस लेवल पर पहुंच गया। टूरिज्म, होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने के कारण बड़ी संख्या में होटल बने पिछले 3 वर्षों में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी लोगों को नौकरी मिल रही है। टूरिज्म बूम एक तरह से आ गया है। 2 करोड़ 11 लाख लोग पिछले साल आए, उसके पहले 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग आए। तो इनके आने से आप देखिए, शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, खोमचा, टैक्सी, ऑटो, होटल, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का जो काम करते हैं उनकी भी बिक्री हो रही है। तो इकोनॉमी हमारी पिछले 17 से और 2023 में 6 साल पे इकोनॉमी हमारी डबल हो गई। 1,17,000 करोड़ से 2,45,000 करोड़ हो गई, और इस साल हम 2,63,000 करोड़ जा रहे हैं। और आप जैसे कहते हैं नाइट लाइफ जैसे श्रीनगर में पूरा अब ये तो आप देख रहे हैं, सिनेमा 30-32 साल बाद चालू हुआ यहाँ। बड़ी भीड़ रहती है। सोपैया, पुलवामा जैसे जगह पर सिनेमा चालू हो गया, श्रीनगर में तो चालू हुई है। ऐसे सोपैया में हाँ। सिनेमा खुला है? अच्छा 300 से ज्यादा फिल्म्स और वेब सीरीज की शूटिंग हो गई। अच्छा। जिस एक्टर को देखिए वो श्रीनगर आ रहा है। सचिन तेंदुलकर साहब को भी मन होता है तो आकर के यहाँ क्रिकेट बैट भी देखते हैं और आनंद भी लेते हैं। तो ये सब चीजें बदली हैं। झेलम रिवर फ्रंट पर आप आज रात को जाइए, गिटार बजाते हुए लड़के मिल जाएंगे आपको। पोलो व्यू मार्केट पेडेस्ट्रियन मार्केट है, यूरोपियन स्टाइल की मार्केट। हमको लगता है कि शायद खान मार्केट से ज्यादा चहल पहल आपको यहाँ दिखेगी। तो ये सब चीजें बदली हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने से श्रीनगर जम्मू में काफी बदलाव आया है। कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त बढ़ी है। मैंने ग्रामीण सड़कें हो, हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, टनल हो, आज 1.5 लाख करोड़ के काम चल रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में बड़ा भारी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो जब मैं आया था 34-36 फ्लाइट चलती थी श्रीनगर से, आज वो 126 फ्लाइट ऑपरेट हो रही है यहाँ से। एयर ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया है श्रीनगर जम्मू का। इस साल कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे के द्वारा भी जुड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का फर्क पड़ा। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन, जब इतना कुछ बदलाव आया है ग्राउंड पे, तो अब जैसे बारामूला में लोकसभा चुनाव में हमने देखा, अब मेन स्ट्रीम पार्टी के लीडर्स हैं, उमर अब्दुल्ला वहाँ से खड़े थे, उनको भी छोड़ के सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स जैसे इंजीनियर राशिद जेल के अंदर है, उनके लिए लोगों ने वोट किया। ये जो है सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स के प्रति अभी भी जो लोगों का ये जो एक रुझान, इसको कैसे आप एक्सप्लेन वो एक इमोशनल कार्ड खेला गया, और मुझे लगता है कि लोगों को लगा, ये बात कही गई कि इस चुनाव में अगर विजय मिलती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि इमोशनल कार्ड चल गया। देश के कई हिस्सों में इस तरह के कुछ लोग जीत करके आए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब में भी है वो। हाँ, मैंने कई हिस्सों से ऐसे लोग आए हैं चुन करके, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब हमारे लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि जनता जिसको चाहेगी वही चुन के जाएगा। अब जनता को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को हम चुन रहे हैं। इनके चुने जाने से शांति, समृद्धि, विकास, रूल ऑफ लॉ रहेगा या इसमें व्यवधान होगा। मुझे लगता है कि ये मतदाता प्रशिक्षण का काम चुनाव आयोग भी कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना चाहिए, देश के बुद्धिजीवियों को भी करना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा अंदेशा है कि अगर इसी तरह का ट्रेंड अगर विधानसभा चुनाव में भी हुआ, कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स एमएलए बन के आ गए, फिर तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अब इस पर कोई राय देना तो उचित नहीं है, लेकिन ये देखा जाएगा किस तरह के लोग नाम है। सर, अब जब इलेक्टेड गवर्नमेंट अब आ रही है, तो जैसे हमने शुरू में कहा आपको मिशन अकम्प्लिश्ड या नहीं, लेकिन अगर आप अभी भी पावर को देखें, अब जैसे आपको अभी पूरा चेंज, नए रूल्स ला के जो पावर में आपके पास अब ट्रांसफर पोस्टिंग का, आईपीएस ऑफिसर का, आईएएस ऑफिसर का आपके पास पावर रहेगा, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का आपके पास पावर रहेगा, मतलब इवन कोई भी फाइनेंशियल एलोकेशन करना है पुलिस को भी, तो उसमें भी आपके पास आएंगे वो, एडवोकेट जनरल तक आप ही नियुक्त करेंगे। तो एलजी, आप मतलब एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उसके बाद फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का
क्या बचेगा फिर? दो बातें मैं कहूँगा। एक तो नॉर्मली देश में जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका यही स्ट्रक्चर है। अब दिल्ली देख लें, पांडिचेरी देख लें, सब देख लीजिए आप, चंडीगढ़ देख लें, यही स्ट्रक्चर है। दूसरा, ये कोई अधिकारों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं उसको जरा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। इट वाज ऑलरेडी इन द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। वो केवल नोटिफाई किया गया है रूल्स को, ताकि चुनाव होने जा रहा है, लोगों को क्लैरिटी रहे। तो क्योंकि अमेंडमेंट होता तो आप तो जानते हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पार्लियामेंट कवर किए हैं, तो अमेंडमेंट के लिए तो पार्लियामेंट जाना पड़ता है। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ऑलरेडी था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई कर दिया है। दूसरी बात, यहाँ जो पुलिस का बजट था वो काफी बड़ा अमाउंट था, वो सीधे अब एमएचए से बजट आएगा, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। और तीसरी और अंतिम बात कि चुनी हुई सरकार भी तो शांति, समृद्धि और विकास ही उसका एजेंडा होगा। तो ये आपके माध्यम से मैं अश्योर करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि अगर चुनी हुई सरकार का ये एजेंडा है तो फिर क्लैश किस बात का। जो सरकार अगर इस एजेंडे पर चलेगी तो मेरा पूरा समर्थन होगा। लेकिन जब दिल्ली में हम लोग देखते हैं, डेली आम आदमी पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब जनता काम उम बंद होके सारा कुछ वही चल रहा है, लड़ाई झगड़ा है। मैंने इसीलिए इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि मुझे लगता है कि चुनी हुई सरकार जो भी आएगी, चुने हुए प्रतिनिधियों का भी तो यही दायित्व है कि यहाँ शांति हो, समृद्धि हो, विकास हो। और अगर ये एजेंडा होगा तो मेरी ओर से 100% समर्थन सरकार के कामों का होगा। ये 35A को हटने के बाद एक कुछ समय ऐसा लगा कि पता नहीं पूरे देश से लोग यहाँ पे आके जमीन खरीदना शुरू करेंगे, और यहाँ के लोगों में थोड़ा उसकी चिंता भी थी कि सब आके जमीन खरीदना शुरू कर देंगे। उसका क्या इम्पैक्ट ग्राउंड पर रहा? मतलब इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बिजनेस लगाने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन क्या इंडिविजुअल्स आके जमीन खरीद रहे हैं यहाँ? देखिए, पहले चिंता थी। दो बात मैं आपको बताता हूँ। ये चिंता बनाई गई थी, कुछ लोगों के द्वारा ये माहौल बनाया गया था। जो प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर लैंड को हिमालयन स्टेट्स में है, हिमाचल और उत्तराखंड में, वो प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर के भी एग्रीकल्चरल लैंड को है। बाहर का कोई आदमी यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकता है। हाँ, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री लगानी है तो जमीन चाहिए, उसके लिए जमीन दी गई है। होटल बनेगा तो जमीन चाहिए, उसके लिए जमीन दी जाएगी। इंस्टीट्यूशन, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनके लिए जमीन दी गई। लेकिन इसमें ढेर सारे लोग यहीं के हैं, और बाहर से क्या कोई भारत का के किसी दूसरे राज्य से आया तो भी तो इसी देश का नागरिक है। लेकिन वो क्या आके जमीन खरीद रहे हैं कि यहाँ जो चिंता थे? केवल इसी पर्पज के लिए लोगों ने लिया है। एग्रीकल्चरल लैंड 1 इंच भी नहीं बिकी है। सर, लास्ट क्वेश्चन या सेकेंड लास्ट कह लीजिए कि ये पीस आपने जैसा कहा, वैली में पूरा पीस दिख रहा है, लेकिन कितना परमानेंट है ये? अगर क्या कभी हम देख सकते हैं एक टाइम फ्रेम की सिक्योरिटी फोर्सेज विड्रॉ कर जाए और पूरा वैसे ही सामान्य चलता रहे? मुझे लगता है कि भारत सरकार की यही मंशा है कि सामान्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी हो जाए। आपको ध्यान होगा गृह मंत्री जी का कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि देश के बाकी राज्यों में जिस तरह से हम ऐसी स्थिति चाहते हैं कि सीआरपीएफ यहाँ लगा करके आर्मी को विड्रॉ किया जाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से बदलाव आया है, अगर इस गति से चलता रहा तो वो स्थिति आ सकती है। तो इस बदलाव क्या परमानेंट बदलाव देख रहे हैं या टेम्पररी है? सबके दिमाग में वही क्वेश्चन होता है कि नहीं, मुझे लगता है कि टेम्पररी इसको नहीं मान सकते हैं। ये सेमी परमानेंट अभी कह सकते हैं, स्टेबलाइज होने में थोड़ा समय और लग सकता है। लेकिन अभी मैंने 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली थी, जिस तरह से लोग उमड़ करके आए, पहली बार तो प्रयास करना पड़ा था, अब स्वतः लोग उमड़ करके आ रहे हैं, तो लोगों के माइंडसेट में बदलाव आया है। और ये बात लोगों के समझ में आ गई है कि हमारा भविष्य भारत के साथ है। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं और आटा नहीं उपलब्ध करा सकता है,
उस देश के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों का भविष्य नहीं है। हम लोग तो एकदम पड़ोस में हैं, बॉर्डर के इधर बिजली भी है, दवाई भी है, पढ़ाई भी है, सब कुछ है, और बॉर्डर के उस पार लाइन लगी हुई है आटे के लिए। दवा और पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये नज़दीक के लोगों ने देखा है और लोगों को ये यकीन हो गया है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल दृष्टि से आप छोड़ दीजिए, तो इंडियन स्टेट की अथॉरिटी आज जम्मू कश्मीर में पूरी तरह स्टेब्लिश हो गई है, और ये बड़ी उपलब्धि है। सर लास्ट क्वेश्चन, ये पर्सनल है। आप बीएचयू में जब इंजीनियरिंग करते तब से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पूरी लाइफ आपने पॉलिटिक्स किया। अब 4 साल से नॉन पॉलिटिकल होके जीना, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मतलब आपको लगता है कि अब शायद आपके जाने का टाइम होगा, पॉलिटिक्स में वापस बहुत हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि एक, मैं इसे अपना सौभाग्य ही मानूंगा। जब पहले मुझे ये बात बताई गई तो मुझे भी अटपटा सा लग रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाए, इस दिशा में अगर आपका प्रयत्न कुछ सार्थक रहा है, तो मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। और ये तो आने वाला समय इसका मूल्यांकन करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने काम को शिद्दत से, ईमानदारी से, पूरी क्षमता से करने की कोशिश की है। On that note, Sinha sir, thank you very much for sparing time for us. Thanks a lot. थैंक यू डीके सिंह जी।